नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लाते हैं आपकी मदद करने के लिए, ताकि आप पोर्टफोलियो प्लानिंग बेहतर कर सकें, अपने निवेश गोल को पूरा कर सकें और साथ ही सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपको होता है, कोई कंफ्यूजन आपको है, कोई उलझन है, तो उनको सुलझाता है योर मनी। हमारे एक्सपर्ट्स इस शो में आपको देते हैं एडवाइस और एक राइट गाइडेंस। कैसे आप शामिल हो सकते हैं योर मनी में? नोट कीजिए तरीका। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। ईमेल है yourmoney@nwat18.com। फेसबुक और एक्स पर इस शो को आप लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz yourmoney लिखकर। हमारे साथ हैं आज ऑप्टिमा मनी के फाउंडर पंकज मटपाल। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज तो लेंगे, लेकिन एज यूजुअल सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की। दरअसल म्यूचुअल फंड्स सबसे पॉपुलर निवेश बनता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि जो प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट है उसके साथ एक बढ़िया रिटर्न मिल जाता है, और काफ़ी हद तक ये सही भी है, लेकिन इसमें रिस्क भी मौजूद है। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के साथ रिलेटेड, आमतौर पे इन्वेस्टर्स उन पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। क्लियरली लिखा होता है कि जो भी आपके रिटर्न्स रहेंगे डेट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, लेकिन जो ये मार्केट रिस्क की बात की जाती है, जो रिस्क वर्ड का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसके मायने क्या हैं? क्या जोखिम यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी होती है? दीपाली जी नमस्कार। देखिए, आपने जैसे कहा कि मार्केट रिस्क, तो मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं कि जहां पर रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, बल्कि डिपेंड करते हैं कि अंडरलाइंग प्रोडक्ट कैसा रिटर्न देगा। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड अपने पैसे को जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट करेंगे उसे, अगर वो इक्विटी स्कीम है तो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो डेट फंड है तो उसका पैसा बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इस तरह के डेट पेपर्स में इन्वेस्ट होगा। गोल्ड फंड है तो सोने में इन्वेस्ट होगा। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव है उस स्कीम का, उसके हिसाब से पैसा इन्वेस्ट होता है। अब इसमें रिस्क कैसे होता है? अगर आप इक्विटी की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि शेयर मार्केट का एक नेचर है कि वो मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। शेयर के प्राइस कई बातों पर डिपेंड करते हैं, तो ये एक रिस्क हो जाता है जिसे हम कहते हैं उतार चढ़ाव या वोलेटिलिटी का रिस्क। अगर हम डेट की बात कर रहे हैं तो डेट में अगर इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा जिन बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया गया है, वहां पर रिस्क हो सकता है। एक तो क्रेडिट रिस्क, यानी कि जिस कंपनी के बॉन्ड्स में पैसा लगाया है, यदि वो कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी बात इंटरेस्ट रेट रिस्क, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, घटता है, उसका फर्क आपके बॉन्ड के प्राइस पर पड़ता है, ये रिस्क हो सकता है। जो कमोडिटी है उनके प्राइस चेंज होते हैं, जिसकी वजह से भी आपका, चाहे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो या फिर डेट में हो, कमोडिटी में हो, उस पर फर्क पड़ सकता है। इसी तरह से करेंसी रिस्क, यानी कि करेंसी का जो रेट चेंज होता है, यानी कि आईएनआर के मुकाबले डॉलर का प्राइस अगर चेंज होता है, उसका फर्क भी आपको अपने फंड्स पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कई चीजें होती हैं जिन्हें मिलाकर हम कहते हैं मार्केट रिस्क। तो मार्केट में चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो, क्रेडिट रिस्क हो, या फिर उतार चढ़ाव का जोखिम हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो जिसकी वजह से फर्क पड़े, ये सब बातें मार्केट रिस्क के अंदर आती हैं। ओके, अच्छा, ये तो हमने मार्केट रिस्क को समझा जो हम डॉक्यूमेंट में देखते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड होते हैं। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रिस्क को कैलकुलेट करें तो क्या पंकज जी, काफी बार जो रिस्क होता है वो हमारी डिसीजन मेकिंग में भी छुपा होता है? हम म्यूचुअल फंड रिस्की हैं या फिर म्यूचुअल फंड के मार्केट एक्सपोजर की बात करते हैं या फिर इस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, बट एट टाइम्स हमारी इन्वेस्टमेंट्स काफी बार रिस्की हमारी डिसीजन मेकिंग की वजह से भी होती है। दीपाली जी, बहुत सही बात कही है आपने, क्योंकि जो मार्केट रिस्क है उसे तो फंड मैनेजर्स काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यानी कि देखते हैं, पहली बात जैसे मैंने कहा क्रेडिट रिस्क, कि आपको दिखाई दे रहा है इस बॉन्ड में रिस्क है, तो शायद वो उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम से निकल जाएंगे। इक्विटी में भी सेक्टर्स की बात करें, थीम की बात करें, या इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें, वहां पर काफी हद तक फंड मैनेजर्स उसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बात आती है बिहेवियर की, इमोशनल बायसेस की, तो ये बड़ा रिस्क होता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है, पहली बात, इन्वेस्टर्स क्या गलती करते हैं, ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिन्होंने अभी हाल ही में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, जिसे हम रिसेंसी बायस कहते हैं या फिर रिटर्न्स चेजिंग कहते हैं। तो जहां पर रिटर्न्स अच्छे मिले, चाहे वो एसेट की बात हो या फिर वो मार्केट कैप की बात हो, वहां पर इन्वेस्ट कर लिया जाता है। ये बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि चांदी में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिखाई दिए
तो इन्वेस्टर्स ने पूरा पैसा चांदी में लगाना स्टार्ट कर दिया। जब शेयर मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहे थे और मिल चुके थे, मार्केट बढ़ चुका था, तब वहां पर आपने पूरा पैसा लगा दिया, तब एंट्री की। तो होता यह है कि एक तो ये डिसीजन हो गया। दूसरी बात, लॉस एवर्जन। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा कि मार्केट में थोड़ी गिरावट आई और फटाफट निकल गए वहां से, और आपने वेट नहीं किया, जबकि मार्केट ऊपर आ गया पर आप तो निकल चुके हैं। तो आपका नुकसान जो है वो टेम्परेरी, मार्केट नीचे था पर आपने अपना लॉस बुक कर लिया, आप परमानेंट लॉस लेकर बाहर निकल गए, ये हो सकता है। दूसरी बात क्या होती है, इन्वेस्टर्स कई बार 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 स्कीम चेंज करते हैं। तो आपने किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया है और अपने जरूरत के हिसाब से कैटेगरी भी सही चुनी है, पर हो सकता है कि उस अंतराल में वो स्कीम थोड़ा सही परफॉर्म नहीं कर रही होगी, और फंड मैनेजर कोशिश कर रहे हैं कि वहां बदलाव करें और वो आगे अच्छा भी करेगी। पर क्या होता है, आप आज इस फ्लेक्सी कैप फंड में, कल आप दूसरे फ्लेक्सी कैप में चले गए, और फिर जिसमें गए अब वो नहीं चल रही है, जिसमें से आप निकल गए उसने चलना स्टार्ट कर दिया। तो ये गलती होती है। तो अक्सर देखा जाता है कि स्कीम्स या कोई भी एसेट क्लास वो परफॉर्म अच्छा करता है लॉन्ग टर्म में, पर जो आपकी आदत होती है कि बार बार एसेट क्लासेस में चेंज करना, बार बार स्कीम में बदलाव करना, कैटेगरी को सही चुनाव नहीं कर पाना, या फिर जो मैंने कहा कि रिसेंसी बायस, जिस तरह के फंड्स में जिस तरह के एसेट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी है और ऑलरेडी हो गई है, वहां पर आप मतलब फोमो कहते हैं ना, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट तो था नहीं और आप कर देते हैं। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है उसकी वजह से आप पैसा नहीं बना पाते हैं। तो इससे जो भी आपने अभी समझाया, इसे आप बिहेवियरल रिस्क की कैटेगरी में प्लेस करेंगे पंकज जी? बिल्कुल, ये बिहेवियरल बायसेस हैं, ये आपके इमोशनल बायसेस हैं, तो ये रिस्क है जिसे बिहेवियर रिस्क कहा जा सकता है या कहते हैं। अच्छा, मार्केट रिस्क की आपने बात की, आपने बिहेवियरल रिस्क की बात की, इसके अलावा प्रोडक्ट रिस्क भी होता है कि, और अगर हाँ तो इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या मायने होते हैं, एग्जैक्टली होता क्या है प्रोडक्ट रिस्क? ये क्या कोई बैड म्यूचुअल फंड चॉइस हो सकती है या फिर कुछ और है? बिल्कुल, देखिए, प्रोडक्ट की बात करें तो जो भी प्रोडक्ट हो, यदि म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो वहां पर रिस्क कितना है। देखिए, दो चीजें होती है। कई बार क्या होता है, स्कीम अच्छी होती है पर आपके लिए सुटेबल नहीं होती, और कई बार वो स्कीम ही अच्छी नहीं होती है। तो यदि आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं और दिखाई दे रहा है कि वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है, अब रिस्क के भी पैरामीटर होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पूरा मार्केट गिर रहा है तो स्कीम भी गिरेगी, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि मार्केट नहीं गिर रहा है पर आपकी स्कीम नहीं चल रही है, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ स्टॉक की बात करें या सिलेक्शन ऑफ अंडरलाइंग असेट, चाहे वो बॉन्ड्स हो, डिबेंचर हो, वो सही नहीं है, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट आपका, यदि म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो गलत हो सकता है। और दूसरी बात क्या होती है कि वो फंड तो सही है पर आपके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करना है 1 साल के लिए, और इक्विटी हम जानते हैं कि 3 साल या कम से कम 3 साल या उससे अधिक अवधि के लिए आप निवेश कर रहे हो। मार्केट नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, पर आपको क्योंकि 1 साल ही निवेशित रहना है तो आपके लिए सही नहीं है। या फिर कई बार थीमेटिक फंड्स में या सेक्टरल फंड में निवेश कर देते हैं। निवेशक देखते हैं कि आईटी सेक्टर में बूम है और आपने इन्वेस्ट कर दिया, पर देखा नहीं कि अगर आईटी सेक्टर गिरेगा तो आपका नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। पर डाइवर्सिफाइड फंड में रहेंगे तो आईटी सेक्टर एक छोटा सा हिस्सा होगा तो नुकसान आपका कम होगा। तो दो चीजें हैं, एक तो प्रोडक्ट सही नहीं है और दूसरी बात आपके लिए सुटेबल नहीं है। इसका भी कई बार निवेशक ध्यान नहीं रखते हैं, और फिर वही होता है क्योंकि प्रोडक्ट सही नहीं था या सुटेबल नहीं था, और फिर वहां पर आपका नुकसान हो जाता है। तो ये तीनों ही चीजें, चाहे हम बात करें मार्केट रिस्क की, दूसरी बात हमने की बिहेवियरल बायसेस की, और तीसरी बात कि प्रोडक्ट जो आपने चुना वो ही सही नहीं था, ये भी एक रिस्क है। अच्छा, एक और टर्म मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पंकज जी, वो है पोर्टफोलियो रिस्क। क्योंकि आपने देखा होगा योर मनी में हम बहुत क्वेरीज को सुलझाते हैं। काफी बार एक पोर्टफोलियो में 5 फंड्स हैं या 6 फंड्स हैं या प्रोबेबली 8 फंड्स हैं। 8 फंड्स अगर इंडिविजुअल बेसिस पे कंपेयर करें तो शायद उनकी पेडिग्री अच्छी है, अच्छी क्वालिटी के हैं, बट शायद ओवरऑल पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन के हिसाब से उनकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी रिस्की हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने दीपाली जी। होता क्या है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो, पर कई बार देखा जाता है कि आपने कुछ फंड चुने, उनमें स्टॉक सेम है। मान लीजिए आज एक स्टॉक काफी गिर गया, अब वो स्टॉक आपके सारे फंड्स के अंदर है, तो आप देखेंगे, ऐसे तो आप कह रहे हैं कि आपका जो एलोकेशन है वो सिर्फ 5% का है एक फंड के अंदर, पर कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका कितना परसेंट हिस्सा
उस स्टॉक में था जो आज गिरा, तो आपका डेफिनेट नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए पोर्टफोलियो रिस्क की हम जो बात कर रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी का मतलब आपके पोर्टफोलियो का बीटा कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, बाकी रेशियो, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, वो आपको देखने होते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि पोर्टफोलियो में रिस्क कितना है। और दूसरी बात, कॉन्सेंट्रेशन कितना है पोर्टफोलियो का। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपका पोर्टफोलियो, आपने स्कीम तो बहुत सारी ली है पर ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन कम हो जा रहा है। जो मैंने एग्जांपल दिया अभी कि स्टॉक गिरा और क्योंकि आपके 5 फंड्स में वही स्टॉक था, जिसकी वजह से नुकसान आपका काफी ज्यादा हो गया। तो यहां पर देखना जरूरी है कि क्वालिटी क्या है पोर्टफोलियो की, और साथ में स्टॉक की ही बात नहीं, अगर बॉन्ड की बात भी करें कि IL&FS जैसा बॉन्ड था जो डिफॉल्ट हुआ और आपने कई जगह पे इन्वेस्ट किया था, सभी के आपके पोर्टफोलियो में था वो, तो ऐसा नुकसान हो सकता है। तो देखना चाहिए कि आप जहां निवेश करें वहां डाइवर्सिफिकेशन किस तरह का है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक का ओवरवेटेज तो नहीं है पोर्टफोलियो में, ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, कितने तरीके के रिस्क होते हैं आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए, वो तमाम बातें यहाँ पर हमने डिस्कस की, समझाई। तो एक राइट पोर्टफोलियो प्लानिंग के लिए हर तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने समय के लिए चुन रहे हैं, कौन सा फंड चुन रहे हैं, पोर्टफोलियो में कैसे आपके फंड्स शामिल हैं, आपका बिहेवियर कैसा है आपके पोर्टफोलियो को रिलेटेड, कितना पेशेंस है, राइट सिलेक्शन की आप में कितनी क्षमता है, या फिर कितने एडवाइस आप सुनते हैं, इस तरीके के प्लेटफॉर्म से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और उसी के हिसाब से आपकी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क की कैटेगरी में आती है। लेकिन चलिए, व्यूअर से करते हैं बातचीत। विनोद, पहले व्यूअर हमारे साथ मुंबई से कनेक्टेड है। विनोद, नमस्कार, बताएं क्या सवाल है। नमस्कार मैम। नमस्ते। मेरा सवाल ये था कि मैं अभी, मेरा पोर्टफोलियो कुछ 3,30,000 का है करंट, और हर महीने में 13,100 की SIP कर रहा हूँ। फंड्स की डिटेल मैंने दी है वहाँ पे। तो मैं ये चाह रहा था कि अगले 10 साल में मुझे 1.5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए रिटायरमेंट के हिसाब से। तो उसके लिए मेरे फंड सही हैं, कुछ चेंजेस कर दी हैं, और आने वाले टाइम में मुझे ये SIP को 20,000 तक लेके जाना है। ओके, तो फिलहाल 13,000 के आसपास की सिप चल रही है, 3.5 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 10 से 15 सालों में 1.5 से 2 करोड़ का लक्ष्य है। एडिशनल निवेश ये करेंगे यहाँ से, जहां पर जैसे इन्होंने मेंशन भी किया कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो ओवरऑल एलोकेशन है इसको इंक्रीज करेंगे। कैसा है मौजूदा पोर्टफोलियो, जानना चाहते हैं क्लियरली, कहां पर निवेश कर रहे हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप 2600 रुपए, सिमिलर अमाउंट डाल रहे हैं एडलवाइज मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक स्मॉल कैप, मेरेसेट स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में एक छोटा सा एक्सपोजर इन्होंने लिया हुआ है। लमसम इन्वेस्टमेंट जहां है उसमें HDFC फ्लेक्सी कैप, एडलवाइज मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक स्मॉल कैप, मेरेसेट फोकस फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स है। बताइए सजेशंस इनके लिए। बिल्कुल, देखिए, पहली बात हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह रिस्क बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, 2 फ्लेक्सी कैप फंड हैं और दोनों में काफी ओवरलैप है, अराउंड 40% का ओवरलैप है यहाँ पर। तो एक तो ये, और साथ में जो मेरे एसेट का फोकस फंड है, अब फोकस फंड जो होता है वो भी फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ही यहाँ पे काम करता है। थोड़ा सा ये है कि उसका जो पोर्टफोलियो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। वहां भी आप देखेंगे तो तीनों स्कीम में काफी स्टॉक्स कॉमन है, और इसके लिए मेरा सुझाव यह है, ठीक है, आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में बने रहिए, पर मेरे एसेट फ्लेक्सी कैप फंड, फोकस फंड जो है, उसमें से आप SIP उसमें बंद कर दीजिए। और उसकी जगह पर क्या कीजिए, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में अगर हम बात करें डाइवर्सिफिकेशन की, तो यहाँ पर गोल्ड सिल्वर का एलोकेशन नहीं है, डेट नहीं है, तो आप मेरे एसेट का जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है उसमें आप SIP आगे की कर सकते हैं। तो एक एटलीस्ट जो मेरे एसेट फोकस फंड है उसे रोककर आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड सेम AMC का ले लें, तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, रिस्क थोड़ा कम होगा। दूसरी बात, आपने शायद ये भी पूछा कि मिड एंड स्मॉल कैप फंड में जो आपका एलोकेशन है वो कैसा रहेगा, पर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बने रह सकते हैं। लेकिन नई स्कीम आप ज्यादा ऐड ना करें, सिर्फ एक ही स्कीम जो मैंने कहा आपको, एक बंद करनी है और एक आपको स्टार्ट करनी है, तो नंबर ऑफ स्कीम सेम रहेंगी। पर जो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जो पैसा ऑलरेडी आप इकट्ठा कर चुके हैं और प्लस आप SIP कर रहे हैं, उससे आपका टारगेट अचीव हो पाना मुश्किल है। अगर हम 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर चलें तो भी कैलकुलेशन कहती है कि 22,000 रुपया महीना आप SIP करेंगे अभी से, और उसे 10% से स्टेप अप करेंगे, तब 15 साल में आप 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। तो इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट जितना अधिक हो सके, आप कह भी रहे हैं कि बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आप जितनी जल्दी हो सके बढ़ाएं, और फिर उसे 10% से कम स्टेप अप भी करें,
और साथ में जब जब आपके पास और पैसा अवेलेबल हो तब लमसम में भी टॉप अप करते रहें ताकि आप अपना गोल अचीव कर सकें। और 2 करोड़ भी मेरे हिसाब से शायद लॉन्ग टर्म में कम पड़ जाएगा क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, तो जितना अधिक से अधिक हो सके निवेश करने की कोशिश करें। ओके, तो ये सलाह क्लियरली आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है, अकॉर्डिंगली आप बदलाव कर सकते हैं। बात करेंगे पंकज रॉथ से, पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। पंकज जी नमस्कार, बताएं सवाल। हाय, गुड इवनिंग। तो मेरा आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया है सारी डिटेल। तो मुझे ये पूछना था, लाइक मेरी अराउंड अभी 1 लाख की SIP चल रही है। तो इनिशियली तो ये कम थी, मैंने अभी लास्ट 2 ईयर्स से बढ़ा दी है, बढ़ाई है। हाँ, तो इसीलिए ये अराउंड 1 लाख तक जा रही है अभी। तो टोटल अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू है अराउंड 14 लाख के आसपास। ओके, तो ये फंड्स जो मैंने सिलेक्ट किए हैं तो क्या ये करेक्ट है? और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज, इसमें जो मिड कैप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, पर इसके ऑल्टरनेटिव में क्या मैं इसको रोक के HDFC मिड कैप में जाना चाहूँ? और मेरा होराइजन यहाँ से मतलब यहाँ से 10 इयर्स और है। ओके, ठीक है। तो एक साइजेबल एलोकेशन ये कर रहे हैं, 1 लाख रुपए महीने का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 20,000 SBI फोकस इक्विटी में, 16,000 ICICI बैलेंस एडवांटेज, 13,000 बंधन स्मॉल कैप, 11,000 यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, 10,000 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। पहला पार्ट इनके सवाल का क्लियरली 1 लाख का पोर्टफोलियो है, 14 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 10 साल के हिसाब से कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो। दूसरा, जैसे उन्होंने कहा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं है, तो क्या यहाँ पर स्विच करके दूसरा मिड कैप फंड ले सकते हैं? निपॉन का इन्होंने जिक्र किया, क्या सजेशन रहेगा आपकी तरफ से इस स्विच थॉट पर प्लस इनके पोर्टफोलियो पर आए विद अ व्यू ऑफ 10 इयर्स? बिल्कुल, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम डिस्कस यही कर रहे थे कि इन्वेस्टर्स अक्सर जो फंड परफॉर्म करता है वहां इन्वेस्ट करते हैं और जब वो नहीं चलता कुछ समय के लिए तो वहां से स्विच कर लेते हैं। जब आपने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में निवेश किया तो उस वक्त ये टॉप परफॉर्मिंग फंड में था और इसके लिए आपने निवेश किया होगा। अब कुछ समय से नहीं चल रहा है तो आप सोच रहे हैं कि HDFC मिड कैप फंड में आप स्विच कर लें, पर आपको समझना होगा कि रिटर्न्स क्यों बनते हैं और क्यों नहीं बने। यहाँ पर देखिए, HDFC मिड कैप फंड जो है उसका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है। जबकि मेरे एसेट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका पोर्टफोलियो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल की ओवरऑल अगर बात की जाए तो वो काफी फोकस अप्रोच फॉलो करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जब मार्केट में तेजी होती है और पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड हो, वो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हो जहां पे निवेश किया हुआ है, रिटर्न्स बहुत अच्छे बनते हैं। जब देखा जाता है कि मार्केट में गिरावट होती है और पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है तो गिरावट भी अच्छी देखी जाती है। तो यहां पर 2 बातें हैं। एक तो ये, यदि आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये जो फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये इस तरह का ही बिहेव करेगा, तेजी के मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, गिरते मार्केट में थोड़ा कम करेगा, तो फिर आप HDFC मिड कैप फंड में जा सकते हैं। पर अगर आपको ये बात पता है कि आपका नजरिया 10 साल का है और 10 साल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड चाहे उतार चढ़ाव यहां ज्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, गिरावट में ज्यादा गिरेगा, पर लॉन्ग टर्म में इसमें पोटेंशियल है अच्छे रिटर्न डिलीवर करने की, तो आपको धैर्य रखना चाहिए और आपको इसी स्कीम में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ये मेरा सुझाव है आपके लिए। तो यदि आप उतार चढ़ाव से घबराते हैं तब HDFC मिड कैप फंड इससे बेहतर होगा, और अगर आप घबराहट नहीं है आप उतार चढ़ाव से, आप लॉन्ग टर्म में अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो बने रहिए। मुझे उम्मीद है ये फंड्स कुछ समय के बाद जब मार्केट अच्छा करेगा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देगा। दूसरी बात यह है कि आपकी स्कीम्स अच्छी हैं, मेरे हिसाब से अच्छा पोर्टफोलियो है। एक ही चीज है, आपका गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ऐसे में जब हमने देखा गोल्ड सिल्वर में तेजी हुई तो सभी इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि हम लोग मिस हो गए, हमसे ये मिस हो गया। तो मेरी सलाह ये होती कि पोर्टफोलियो में 10-15% एलोकेशन कमोडिटी में होना चाहिए, और उस हिसाब से ये नहीं है कि जो लास्ट ईयर रिटर्न मिले वैसे रिटर्न आपको मिल पाएंगे गोल्ड सिल्वर में, पर एलोकेशन के हिसाब से 10-15% एलोकेशन होना चाहिए। उस हिसाब से आप मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड, यानी कि एक ही फंड आप लेंगे, उसमें आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों मिल जाएगा, इसे आप पोर्टफोलियो में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। अब बात करते हैं टारगेट की। तो अगेन रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है, मैं 12% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं, और 10 साल में जो आपने निवेश किया हुआ है ऑलरेडी 13,73,000 आप बता रहे हैं पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 1 लाख की SIP कर रहे हैं, तो 10 साल में करीब 2,67,00,000 रुपया इकट्ठा हो सकता है। और यदि आप 10% से स्टेप अप कर लें तो सेम अवधि में
आप करीब 3,70,00,000 की उम्मीद रख सकते हैं। तो ये निकल के आ रही है कैलकुलेशन। रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, पास्ट परफॉर्मेंस से गारंटी नहीं मिलती कि फ्यूचर में ऐसे रिटर्न मिल पाएंगे, पर हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में साइकिल होती है, कभी गोल्ड परफॉर्म करता है, कभी इक्विटी करती है। डाइवर्सिफाइड रहिए, लॉन्ग टर्म में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपने गोल को अचीव करेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ मिस्टर पंकज मंडपाल बने हुए भी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। आनंद सिंह दिल्ली से मस्त कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। सिंह साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। सुन पा रहे हैं आप? हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा था आपको। हाँ, तो मुझे ये जानना है कि मैम इसमें मेरा जो पोर्टफोलियो है वो क्या सही डायरेक्शन में जा रहा है या फिर मुझे इसमें कुछ चेंज वेंज करना है अभी। और मुझे भी 20 से 30,000 रुपये लमसम में भी इन्वेस्टमेंट करना। तो जिस हिसाब से मार्केट अभी डाउन है तो कौन से स्टॉकों पर परचेज कर सकता हूँ ताकि लॉन्ग टर्म मुझे इसका अच्छा बेनिफिट हो। तो मैं आपके पोर्टफोलियो पर राय ले लेती हूँ खास तौर से, और फंड्स के बारे में राय ले लेती हूँ कि कहाँ पर आप लगा सकते हैं। पहले तो मैं आपके एनुअल मंथली से बता दूं, 9,000 की चल रही है, 2.5 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू, 20 इयर्स का इनका होराइजन है। एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा बुक मल्टी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप है इनके पास। लमसम है गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में, एसबीआई ईएलएसएस में, क्वांट ईएलएसएस में और पीपीएफ में। क्या सजेशंस इनके लिए? स्कीम्स भी अच्छी हैं और इन्हीं स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। आपको पैसा और लगाना है, जैसे आपने कहा कि निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड आपके पास में है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आपके पास में है। इन फंड्स में आप टॉप अप कर सकते हैं। और क्योंकि आप लॉन्ग टर्म की बात करें, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड भी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें भी आप टॉप अप कर सकते हैं। तो नई स्कीम ऐड करने की जरूरत नहीं है, वेल डाइवर्सिफाइड है। इन्हीं स्कीम में आप अमाउंट बढ़ाइए। दूसरी बात यह है कि टारगेट का जहां तक सवाल है, 20 साल में जो ऑलरेडी आप निवेश कर चुके हैं अभी तक, 2.5 लाख रुपए आपका वैल्यू है पोर्टफोलियो की, 9,000 की एसआईपी है, 12% पर यदि मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो 1 करोड़ रुपया बन पाएगा 20 साल में, जिसकी वैल्यू काफी कम हो जाएगी। तो मेरी राय यह है कि स्टेप अप करना चाहिए आपको। स्टेप अप भी करेंगे अगर 10% से तो लगभग 2 करोड़ के आसपास बना पाएंगे 20 साल में। 1 करोड़ 92 लाख निकल कर आ रहा है कैलकुलेशन में। तो मेरी राय यह है कि एक तो आप बढ़ाइए अपनी एसआईपी के अमाउंट को जितना भी हो सके अभी, और समय के साथ जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है उसी हिसाब से उसे बढ़ाते रहिए ताकि आप अच्छी राशि इकट्ठा कर सकें। स्कीम में बदलाव की जरूरत नहीं है, अमाउंट को बढ़ाने की जरूरत है। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। पंकज जी बताएं। बिल्कुल, देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं सलाह दे रहा हूं इस वक्त, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, साथ ही व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और लास्ट में महिंद्रा मैनुलाइफ मल्टी कैप फंड। इन 4 फंड्स के जरिए आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाकर चल सकते हैं। शुक्रिया पंकज आपका आने के लिए शो में, अपने टॉप 4 फंड्स बताने के साथ साथ हमारे व्यूअर्स के उलझनों को सुलझाने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।